अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त महज रह गया है। आज मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और एक ही चरण में सभी 70 विधानसभा सीटों पर कल डाले जाएंगे वोट। और दूसरे चरण में प्रदेश में होने वाले मतदान के लिए आज सभी जिलों की बूथों के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा, जबकि दूरस्थ और दुर्गम इलाकों के लिए शनिवार को ही कुछ पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी है, ताकि तय वक्त पर पोलिंग पार्टियां बूथों तक पहुंच सके, क्योंकि इन मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए मतदान अधिकारियों को मशक्कत करनी होगी और केंद्रों तक पहुंचने के लिए तो पोलिंग पार्टियों को पूरा दिन पैदल चलना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पूरे राज्य में 15 किलोमीटर से अधिक की पैदल दूरी वाले दुर्गम पोलिंग बूथों की संख्या 9 है और ऐसे सबसे अधिक पोलिंग बूथ चंपावत जिले में हैं, जिनकी संख्या 3 बताई जा रही है। राज्य के 61% से भी ज्यादा मतदान केंद्रों के लिए कुछ न कुछ पैदल चलना ही पड़ता है और दूसरी ओर राज्य में 4504 मतदान स्थलों तक मोटर सड़क की पहुंच है। सुविधाजनक पोलिंग बूथ के मामले में देहरादून की स्थिति सबसे बेहतर बताई जा रही है। अब चार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। देहरादून, बागेश्वर, उत्तरकाशी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और इसके साथ साथ अल्मोड़ा की भी तस्वीर हमने आपके सामने रखी है। तो पूरे प्रदेश में सबसे दुर्गम 9 पोलिंग बूथ, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कल कर दिया गया। आज पोलिंग पार्टियां कई जगहों के लिए रवाना हो जाएंगी, लेकिन जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं वहां के लिए पहले पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, ताकि वो तय समय से पहुंच जाए। बिल्कुल जय, और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी हमने बताया भी, ये कहीं ना कहीं पैदल चलना ही पड़ता है। मोटर मार्ग जरूर है कई हिस्सों में, लेकिन पोलिंग बूथों तक पहुंचने के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं उनको थोड़ी बहुत मशक्कत अलग अलग हिस्सों में करनी होंगी। सबसे ज़्यादा जो पोलिंग बूथ पैदल इलाकों में बनाए गए हैं वो चंपावत में है। 3 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां तक पहुंचने के लिए पैदल ही सफर करना होगा। ये 4 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों की है। और चलिए इसी पर और जानकारी के लिए देहरादून से पंकज राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। पंकज, देखिए 24 घंटे से भी कम का वक्त महज रह गया है। कई हिस्सों में कहा जा रहा है कि कल ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं, आज भी कई पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कैसी तैयारी है, अब किस तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है पोलिंग पार्टियों की टीमें? बिल्कुल दीपा, देखिए उत्तराखंड क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ की जो पोलिंग पार्टियाँ हैं, जहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर पोलिंग पार्टी को पैदल चलना पड़ता है, वो 11 तारीख से उनके जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और कल भी कई पोलिंग पार्टियाँ अलग अलग अपने अपने स्थानों पर पहुँच गई हैं। तो वहाँ पर क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा है और बर्फबारी के हिसाब से जो सड़क मार्ग हैं वो पूरी तरह से बंद हैं, तो उनको पैदल ही वहाँ जाना है। तो कई पोलिंग पार्टियों को निर्वाचन आयोग ने कल पैदल रवाना कर दिया था। और अभी अगर आप देखेंगे आप, तो मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, देहरादून की 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए यहाँ से पोलिंग पार्टियों की रवानगी का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम जो लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगाई है कर्मचारियों की, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी तरह से हर जो 10 विधानसभा हैं देहरादून की, उन 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। उन वार्डों से पोलिंग पार्टियों को जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट मशीन है, उसके अलावा जो अन्य उपकरण है उनको देकर यहाँ से रवाना किया जा रहा है। सुबह लगभग 7 बजे से तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो पहुँच गए थे, क्योंकि अगर हम चक्राता और मसूरी क्षेत्र को छोड़ दें तो वो यहाँ की जो देहरादून की शहरी क्षेत्र की जो दीपा तमाम विधानसभा सीटें हैं उनके लिए पोलिंग पार्टियां आज जाएंगी और अपनी व्यवस्था वहां तैयार करेंगी। लेकिन चक्राता और मसूरी के लिए कल दिन में ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी थी, क्योंकि चक्राता में तकरीबन 2-3 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर पोलिंग पार्टियों को 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना है, तो वो व्यवस्था बनाएगी। और देखिए आप तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम जो कर्मचारी हैं, युवा हैं, वो अपने अपने सुबह से ही अपना सामान लेके आ गए हैं, क्योंकि उन्हें 2 दिन अब अपने पोलिंग स्टेशन पर रुकना होगा। आज अगर वो 11 बजे रवाना होंगे तो वहाँ जाकर लगभग 2-2:30-3 बजे तक पहुँचेंगे। इसी तरह से व्यवस्था बनाई गई है। हर पोलिंग पार्टी के लिए दीपा जो बसेज हैं, वाहन है, उनकी व्यवस्था की गई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश भर में मतदान के लिए तैयारी निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है। और यहाँ अगर देखा जाए तो 11,600 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन पूरे प्रदेश भर में बनाए गए हैं। उसमें से तकरीबन 600 के करीब पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं, जहाँ पर कर्मचारियों को पैदल चलना होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। पिछले लगभग जब से 8 तारीख से प्रदेश में चुनावी आचार संहिता लागू हुई थी, उसके बाद से निर्वाचन आयोग अपनी तैयारी
में जुटा हुआ है। हर तरह से व्यवस्था तैयार की जा रही है, क्योंकि पहले प्रचार का दौर था, प्रचार का शोर पूरी तरह से प्रदेश भर में मचा हुआ था और कल शाम 6 बजे प्रचार बंद हो गया है और अब पोलिंग पार्टियों का सिलसिला जो है जाने का शुरू हो गया है। व्यवस्था अगर देखा जाए तो सुरक्षा की अगर बात करेंगे तो मेरे इस साइड आप देखेंगे तो ये तो तमाम जवान खड़े हैं। सुरक्षा के मद्देनजर व्यवस्था बनाई गई है। 40,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर, और इसके साथ साथ ही 100 कंपनियां हैं सीआरपीएफ की जिनको तैनात किया गया है। वो अलग अलग स्थानों पर तैनात रहेंगे। वहाँ पर आसपास आपके मौजूद हो, जो जानकारी दे पाए, कितनी चुनौतियां उनके सामने हैं, क्योंकि दुर्गम इलाके बहुत ज्यादा उत्तराखंड में हैं, वहां पर पहुंचने में भी दिक्कतें तमाम होंगी। अधिकारी अगर हैं उनसे तो बातचीत कीजिए और पूछिए कितनी चुनौती वो महसूस कर पा रहे हैं अभी। दीपक देखिए, क्योंकि अभी अधिकारियों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे इस साइड में देखेंगे तो एसडीएम की गाड़ी खड़ी हुई है। वो अपनी व्यवस्थाओं में सुबह से डट गए हैं। अपने अपने जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसकी तैयारियां अंदर बैठकर वो पेपरी कागजी कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। कोई अधिकारी बाहर फील्ड में मौजूद नहीं है, सभी कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी वो हैं जो कर्मचारियों को वीवीपैट मशीनें और तमाम जो उपकरण हैं उनको लेकर जाना है, तो ये बोलने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए इनसे बात नहीं हो सकती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो जो तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं, वो सुबह से तैयारी है कर रहे हैं और 8 बजे से तमाम मशीनों को अपनी अपनी टेबल पर रख दिया जाएगा और सब तरह की व्यवस्था तैयार कर दी जाएंगी। दीपक बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां आज एक तरफ 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान से ठीक पहले प्रचार के आखिरी दिन यानी कि शनिवार को सीएम धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बयान पर अब सियासत गरमाने लगी है। जी हाँ, सीएम धामी ने सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया है, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी ना समझी इसको बता दिया है, जबकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी निशाना साधा है। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा। मतदान से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर घमासान। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। चुनाव जीतने पर समिति बनाने का हुआ ऐलान। अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक कमेटी गठित करेगी। सीएम धामी के बयान पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मचा महासंग्राम। उत्तराखंड में 14 फरवरी को प्रदेश की जनता मतदान करने वाली है, लेकिन चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक ऐलान से सियासी गलियारे में हड़कंप मच गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ऐलान किया है कि अगर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ के फौरन बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया जाएगा और इसे जल्द से जल्द उत्तराखंड में लागू कराया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये भी जानकारी दी कि वो जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं वो कैसा होगा और उसका दायरा क्या होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में कई मामले आएंगे। विवाह, तलाक जैसे मामले इसके दायरे में होंगे। जमीन जायदाद उत्तराधिकार के मामले भी इसके दायरे में आएंगे। सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ दिखाई दिया। समान नागरिक आचार संहिता को लेकर सीएम धामी ने जो ऐलान किया उसका समर्थन कई भाजपा नेताओं ने भी किया और दावा किया कि समान नागरिक आचार संहिता से प्रदेश के हर नागरिक को फायदा मिलेगा। उत्तराखंड के एक यूनिक कल्चर है और लंबी साल तक सिविलाइजेशनल हिस्ट्री उत्तराखंड के इस देवभूमि में है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और ये यूनिक कल्चर को और शक्ति देने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये जो निर्णय है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत मर्द आदमी हैं
और मैं कल ही उनके यहाँ सभा करके आया हूँ। भारी बहुमत से वो सरकार बना रहे हैं। मैं उनके विचारों का सम्मान करता हूँ। वहीं जहां एक और भाजपा नेता पुष्कर सिंह धामी के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किए ऐलान को शानदार बता रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर मोर्चा खोल दिया और पुष्कर सिंह धामी के इस ऐलान पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। जहां प्रियंका गांधी ने सीएम धामी से पहले लोगों को रोजगार मुहैया कराने की बात कही, तो वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे भाजपा का पुराना पैतरा करार दिया है। सिविल ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? उनसे कहिए पहले लोगों के पेट भरे, समझे? उनसे कहिए रोजगार दिलवाइए, महंगाई हटाइए, लोगों को मजबूत बनाइए, तब ये सब बातें हों। आर्टिकल 29 ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर समाज को अपने कल्चर को प्रिजर्व और प्रैक्टिस करने का इख्तियार है। MIM पार्टी इसको एक महज एक शकूफा जुमला समझती चुनाव से पहले, क्योंकि बीजेपी उत्तराखंड में हार रही है, जमीन खिसक रही है, इसीलिए इस तरह की अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का राज छेड़ा, उससे कई बड़े सवाल खड़े हो गए। हालांकि भाजपा के कई नेता उनके इस ऐलान को सही साबित करने की कोशिश में जुट गए, तो वहीं विपक्षी नेता इसे भाजपा की सियासी साजिश बता रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरह से सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, उससे भाजपा को कितना सियासी फायदा मिलता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार खटीमा से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विनोद, वोटिंग से ठीक पहले सीएम धामी ने जो बयान दिया, अब विपक्ष उसको लेकर कई तरीके के सवाल भी खड़ा कर रहा है और साथ ही साथ प्रियंका गांधी, ओवैसी की बात करें, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके के बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि सीएम धामी के बयान को वो बहुत ही गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल जया, देखिए कल उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम गया था और चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात और घोषणा की गई थी। अगर राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनती है तो शपथ लेते ही वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। और कई ऐसे दायरे हैं, जो ऐसे कानून हैं जो इसके दायरे में आएंगे, चाहे वो संपत्ति विवाद हो, उत्तराधिकार हो, तलाक हो, और जो अलग अलग धर्मों के जो शादी ब्याह के जो कानून है वो एक समान रूप से इसी दायरे में आएंगे, इसी कानून के दायरे में आएंगे। उससे ठीक पहले मुख्यमंत्री का इस तरीके का ये एक घोषणा करना एक चुनावी प्रोपेगेंडा जरूर कांग्रेस मान रही है, तमाम अन्य राजनीतिक दल मान रहे हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है दीपा, कि आखिरकार अगर अभी उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थमा है, 2 दिन पहले भाजपा का दृष्टिपत्र जारी किया गया है, तो अगर आप इस चीज़ को इतना महत्वपूर्ण मान रहे हैं तो इसको आपने अपने दृष्टिपत्र में क्यों नहीं रखा? कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि आखिरकार चुनावी लाभ लेने के लिए मुख्यमंत्री, देखिए राजनीतिक पार्टियां तो इसको गंभीरता से नहीं ले रही हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आम लोग, जनता उत्तराखंड की, वो गंभीरता से इसको लेगी क्या? कितना फायदा चुनावों में इसका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, भाजपा को? बिल्कुल, देखिए अभी ये चुनावी स्टंट के रूप में ही भाजपा की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। हालांकि इसका लाभ किस तरीके का होगा, क्योंकि अभी अगर बात करें तो अभी अलग अलग धर्मों में चाहे विवाह हो, संपत्ति विवाद हो या फिर तलाक हो, अलग अलग कानून है। और जैसे ही अगर राज्य में सरकार बनती है, हालांकि मुख्यमंत्री इस बात को ये दावा कर चुके हैं कि राज्य में सरकार बनेगी तो जल्द ही शपथ लेने के बाद ही इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को राज्य में लागू कर दिया जाएगा। एक समान सब लोगों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे तलाक की बात हो, संपत्ति विवाद हो, उत्तराधिकार हो, तमाम ऐसे कई महत्वपूर्ण ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो उस दायरे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात तो कर दी है सीएम धामी ने, लेकिन आपने कहा कि जब इतनी गंभीर सरकार इसको लेकर थी तो घोषणा पत्र में इसका जिक्र क्यों नहीं किया गया? इसी को लेकर कई तरह के सवाल हैं, वो राजनीतिक पार्टियों के जहन में भी और उत्तराखंड के लोगों के जहन में भी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, विस्तार से बताइए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में चुनावी शोर थम चुका है। हर सियासी दिग्गज प्रचार के आखिरी दिन अपनी जोर आजमाइश करता हुआ आपको दिखाई दिया। ऐसे में अब बात कर लेते हैं प्रदेश के समीकरणों के साथ ही उन सीटों की जिन पर दिग्गजों की साख दांव पर है। बिल्कुल, और उत्तराखंड की राजनीति में मैदानी क्षेत्र के 2 जिले हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बड़ी भूमिका दिखाई देती है। और देखिए, पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं और खटीमा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, भुवन कापड़ी उनके सामने हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी।
खटीमा सीट से हॉट सीट खटीमा इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि उधम सिंह नगर जिले की इस सीट से उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका मुकाबला कांग्रेस के भुवन कापड़ी से है। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी भुवन कापड़ी को 2709 वोटों से उन्होंने मात दी थी और सीएम पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार खटीमा से चुनावी मैदान में है। अब तीसरी बार भी उनकी दावेदारी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। हॉट सीट ये इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वो तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। खटीमा सीट से खटीमा गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, और वहां से तीसरी बार भी जीत का दावा कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। अब देखिए सितारगंज का ये पूरा आपको समझाते समीकरण। भाजपा से सौरभ बहुगुणा हैं, उनके साथ नवतेज पाल कांग्रेस से उनको चुनौती दे रहे हैं। बसपा से नारायण पाल भी मैदान में है। जो भी अब देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सितारगंज में कांटे की टक्कर इनके बीच में, कौन किसको कितना नुकसान पहुंचा पाएगा इस पर लगातार नजर है। इसके अलावा और देखिए काशीपुर में किस तरीके की लड़ाई है वो भी दीपा हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। भाजपा से त्रिलोक सिंह है, नरेंद्र चंद्र सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी और आप से दीपक बाली। यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। सबके अपने दावे हैं, लेकिन 10 मार्च को यहाँ पर नतीजे देखने वाले होंगे, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। कुमाऊं मंडल की हम लगातार बात करें। कुमाऊं मंडल में विधानसभा की 29 सीटें हैं, लेकिन कुमाऊं के नैनीताल जिले की लालकुआं सीट सबसे हॉट सीटों में से एक है। और इस सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हरीश रावत पहले उत्तराखंड की रामनगर सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट से है। पिछली बार हरीश रावत रामनगर सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वो लालकुआं सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कुमाऊं मंडल की दूसरे सबसे हॉट सीट की बात की जाए तो वो रुद्रपुर है। इस सीट पर भाजपा के शिव अरोड़ा का सामना कांग्रेस की मीना शर्मा के अलावा इस बार भाजपा से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल से भी होगा। राजकुमार ठुकराल इस सीट से विधायक भी हैं। तो देखिए यहाँ भी त्रिकोणीय मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। राजकुमार ठुकराल को भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय उन्होंने ताल ठोक दी है। तो इस सीटें हॉट हैं। एक लालकुआं सीट, पिछली बार हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से मैदान में उतरे थे, लेकिन दोनों ही जगहों से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो लालकुआं से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है राह लालकुआं के हरीश रावत के लिए। और इसके अलावा रुद्रपुर में भी कांटे की टक्कर है। अब गढ़वाल मंडल की बात कर लेते हैं। तो इसमें कुल 7 जिले हैं। इन 7 जिले में चमोली की बात कर लीजिए। सबसे पहले विकासनगर की हम बात कर लेते हैं। कांटे की टक्कर यहाँ पर है। भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान यहाँ पर लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और कांग्रेस से भी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के नव प्रभात, पहले भी वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पहले भी कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। अब देहरादून कैंट की हम बात कर लेते हैं। कैंट से देखिए भाजपा की सविता कपूर टक्कर दे रही हैं कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना को। दोनों ही बहुत दावेदार, मजबूत दावेदार हैं। और कौन जीतेगा इस पर लगातार नजर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने उत्तराखंड के किच्छा में राहुल गांधी को लेकर दिए विवादित बयान के बाद अपनी सफाई के दौरान एक और विवादित बयान दे डाला, और उनके पहले बयान पर ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने हमला कर दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पूर्णतः पूर्व दो, वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूँ कि राहुल गांधी को आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो। सर्जिकल स्ट्राइक होने से पूर्णतः पूर्व दो, वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूँ कि राहुल गांधी को आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो। राहुल गांधी देखता है कि गुजरात से बंगाल में ही भारत है, तो ऐसा थोड़ा लास्ट 10 डेज से मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल। तो एक काल में उत्तराखंड में भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है।